वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 11 जुलाई करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपको सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। गाइस मैं चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस मैं चाहूँगा लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं, जो चाहते हैं कि वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू अपनी टेस्ट परफॉर्मेंस चेक कर पाएँ, अपनी परफॉर्मेंस चेक करें, पता चले कि उनकी क्या स्टैंड है, यानी कि उनकी जो तैयारी है वो कितनी हो चुकी है, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 11 जुलाई करंट अफेयर्स। तो सबसे पहली न्यूज़ GS1 से आ रही है कि लिटरेरी पर्सनालिटीज़ जो हैं 15 देशों से इंक्लूडिंग इंडिया टुक पार्ट इन द इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल। तो इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था भारत में, शिमला में 16 से 18 जून के बीच में। तो उसमें लिटरेरी पर्सनालिटीज़ जो हैं 15 देशों से भारत में आई थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साहित्य अकेडमी ने इसको ऑर्गेनाइज़ करवाया था। इसका नाम रखा गया है उन्मेष। तो उन्मेष रखा गया है। पूछा जा सकता है आपसे कि उन्मेष क्या है, ये रिसेंटली न्यूज़ में था। तो उन्मेष जो है एक इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है जो शिमला में हुआ था फ्रॉम 16 to 18 जून 2022 में। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट था और विद द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट GS2 से न्यूज़ आ रही है सबसे पहली कि एमिड प्रोटेस्ट्स गोटाबाया एग्रीज टू क्विट। देखिए श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। श्रीलंका के लोगों ने श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसके अंदर घुसकर काफ़ी तोड़फोड़ की, और वहाँ पे जो चीज़ें थी उनमें जैसे स्विमिंग पूल था वहाँ पे, या उनका बेड था, तो वहाँ पर वे पहुँच गए। तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो हैं गोटाबाया राजपक्षा, उन्होंने रिज़ाइन करेंगे जुलाई 13 को। तो जो पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं ये उन्होंने कहा है। और जो वहाँ पे रनिल विक्रमसिंघे यानी कि जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, उनके घर को भी, उनके प्राइवेट रेसिडेंस को भी आग लगा दी गई है। तो राज्यसभा का इलेक्शन की बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ जो आती है वो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा है कि अभी इलेक्शन चल रहे थे राज्यसभा में। कई लोग आए हैं राज्यसभा के अंदर, तो इलेक्शन समझते हैं राज्यसभा का। तो मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स वाया एन ओपन बैलेट। देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है और ओपन बैलेट्स होता है, यानी कि जो वोट डाल रहा है MLA उसको ये दिखाना होता है कि उसने वोट किसको डाला है। मेंबर्स ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वोट इन द राज्यसभा इलेक्शंस इन व्हाट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो जो स्टेट की विधानसभाओं के जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो MLA हैं, जो वोट देंगे इन द राज्यसभा इलेक्शंस इन व्हाट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ईच MLA वोट इज़ काउंटेड ओनली वंस। हर MLA का वोट सिर्फ एक बार काउंट होगा। द कमीशन टर्न टू आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स द पैनल अनप्रेसिडेंटेड पावर्स टू होल्ड फ्री एंड फेयर पोल्स। अब देखिए जो कमीशन है, यानी कि इलेक्शन कमीशन है, वो आर्टिकल 324 से अपनी सारी पावर्स लेता है, जिसके तहत वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों। नॉट कवर्ड बाय द RP एक्ट, द लॉ गवर्निंग द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। तो RP एक्ट जो है 1950 और 1951 दो एक्ट आए थे। RP एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसके तहत जो इलेक्शन प्रोसेस है भारत में वो गवर्न होता है। लेकिन जो चीज़ें RP एक्ट के तहत भी कवर नहीं की गई हैं वो पावर्स इलेक्शन कमीशन अपना कॉन्स्टिट्यूशन से लेता है, अपने आर्टिकल 324 से। तो हाउ कैन वोट्स बी रिजेक्टेड इन ओपन बैलेट सिस्टम। मान लेते हैं किसी ने वोट डाला, लेकिन अगर उस वोट को हमें रिजेक्ट करना हो तो रोज वोट रिजेक्ट कैसे होगा। तो ओपन बैलेट वोटिंग अप्लाइज इन इलेक्शंस टू काउंसिल ऑफ स्टेट्स ओनली। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सिर्फ राज्यसभा के चुनावों में ही ओपन बैलेट वोटिंग अप्लाई होती है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ MLA कैन अपॉइंट एन ऑथोराइज्ड एजेंट टू वेरीफाई whom its members have voted for। सिंपल सी बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक मेंबर लगा सकती है कि ये देखने के लिए कि उसके पार्टी के सदस्य ने किसको वोट दिया है। इन 2016 में एक केस बताया जा रहा है कि रणदीप सुरजेवाला थे, तो उन्होंने उनका वोट रिजेक्ट कर दिया गया था आफ्टर ही शोड इट टू अनदर MLA। तो उन्होंने किसी और MLA को अपना वोट दिखा दिया इंस्टेड ऑफ हिज पार्टीज ऑथराइज्ड एजेंट। तो जो उनकी पार्टी के ऑथराइज्ड एजेंट थे रणदीप सुरजेवाला जी ने 2016 में उनको अपना वोट ना दिखाकर किसी दूसरे MLA को दिखा दिया गया। तो सुरजेवाला MLA थे 2016 में राज्यसभा इलेक्शंस के लिए हरियाणा से, तो उनके वोट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। अब बात आती है कि क्या कोई ऑथोराइज्ड एजेंट जो है, जो एक पार्टी ऑर्गेनाइज लगाती है किसी पर्सन को, क्या वो कभी दो पार्टीज़ को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। द स्पिरिट बिहाइंड रूल 39AA ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 इज़ दैट कि MLAs बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी
शैल शो देयर बैलेट पेपर्स। अब देखिए उसमें ये कहा जा रहा है कि जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं 1961 के, तो उसका जो रूल 39A है उसका कहना ये है कि एक MLA जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है वो अपने जो बैलेट पेपर्स दिखाएगा वो सिर्फ उसी पार्टी के ऑथोराइज पर्सन को दिखाएगा, ना कि किसी और के। तो अगर एक पार्टी से एक ही ऑथोराइज पर्सन होगा और सभी को उसको दिखाना है तो दूसरी पार्टी का तो वो ऑथोराइज पर्सन बन ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरी पार्टी तो दूसरी है। तो इसलिए एक आदमी एक साथ में दो पार्टियों का जो रिप्रेजेंटेटिव है या ऑथोराइज्ड एजेंट है वो नहीं बन सकता। कैन एन MLA और मिनिस्टर भी अपॉइंटेड एज एन ऑथोराइज्ड एजेंट? हाँ, तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो MLA हो मिनिस्टर हो, कोई भी ऑथोराइज्ड एजेंट बन सकता है। कैन एन इंडिपेंडेंट MLA शो इज मार्क बैलेट? क्या इंडिपेंडेंट MLA को भी दिखाना होगा? नहीं, इंडिपेंडेंट MLA को नहीं दिखाना, उसको तो सिर्फ जो पेपर मिला है उस पर वो अपना मार्क करे और उस मार्क को उसके बाद मार्क करने के बाद बैलेट जो बॉक्स है उसके अंदर डाल दें। तो व्हाट एक्शन इज़ टेकन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर अगर इलेक्टर जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो अपना बैलेट पेपर दिखाने से मना कर दे? मान लेते हैं मैं वोट दे रहा हूँ, मैं एक MLA हूँ और मान लेते हैं कि मैं एक वोट देने जा रहा हूँ और मैं मना कर दूँ इन केस कि मैं आपको अपना जो ऑथराइज्ड एजेंट है जो मेरी पार्टी का, कि मैं उसको नहीं दिखाऊंगा, तो क्या होगा? इस केस में बैलेट पेपर इशूड टू द इलेक्टर विल बी टेकन बैक। तो जो बैलेट पेपर जो इलेक्टर को दिया गया है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा वापस ले लिया जाएगा या पोलिंग ऑफिसर के द्वारा। And the ballot paper will be kept in a separate envelope after recording on the reverse side of the ballot paper कि cancelled voting procedure violation। तो यानी कि उसके ऊपर यानी कि सिंपल सी बात है, उस वोट को कैंसिल कर दिया जाएगा, वो आपका वोट कंसीडर नहीं किया जाएगा। A provision in sub rules 6 to 8 of rule 39A of the conduct of election rules shall apply in such cases according to election commission। अगर इलेक्टर ने ड्रॉप कर दिया, मान लेते इलेक्टर क्या कर सकता है कि मान लेते किसी इलेक्टर ने बिना अपना पेपर शो करे बैलेट पेपर बॉक्स में अगर वो उसको डाल दिया तो उस टाइम पे क्या होगा कि RO यानी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो पहले उसको अलग कर देगा, जिस टाइम पे उसको काउंट करना होगा उसको अलग कर देगा और उसके बाद फिर काउंट करेंगे। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई MLA बिना शो करे अपने बिना वोट को शो करे बैलेट बॉक्स में डाल दे वोट, तो क्या होगा? पहले उसका वोट अलग निकाल दिया जाएगा, जब इस टाइम पे काउंटिंग होगी तब जब काउंटिंग होगी। कैन वोट्स भी रिजेक्टेड इफ अ बैलेट पेपर इज मार्क्ड विद अनदर पेन? अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इलेक्शन कमीशन एक पेपर भी देता है, एक बैलेट पेपर के साथ साथ एक पेन भी देता है वोट डालने के लिए। इन केस अगर कोई पर्सन कोई दूसरा पेन यूज़ करता है इलेक्शन के दौरान, किसी दूसरे पेन से मार्क करता है, तो उसका बैलेट पेपर जो है उसका जो वोट होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो येस, इन द बैलेट पेपर MLA हैज़ टू मार्क हिज और हर चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स बाय रैंकिंग। दे हैव ऑल्सो टू यूज़ अ स्पेशल पेन प्रोवाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई आपने दूसरा पेन यूज़ करा तो आपका जो वोट है उसको खारिज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं कि श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो हैं, जो पहले सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं, वो रिटायर हो चुकी हैं, उनको चेयरपर्सन लगाया गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वेल डो जवारी। तो ये जो रीजन है ये अमेज़न जंगल के अंदर पड़ता है। अमेज़न का रिमोट अनकॉन्टेक्टेड फ्रंटियर है जहाँ पे ब्रिटिश जर्नलिस्ट मिसिंग हो गया है। तो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट गए हुए थे वहाँ पे, दो लोग गए हुए थे बेसिकली, और एक तो वहाँ पे रिसर्च कर रहे थे काफ़ी टाइम से और एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, तो दोनों लोग मिस हो गए हैं इस फॉरेस्ट के अंदर। ये जो फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा घना है, ये जो रीजन है वेल डो जवारी बहुत ज़्यादा घना जंगल है ये अमेज़न का। द 2 persons went missing in Vale do Javari, the western section of the Brazilian Amazon, named after the Javari river। तो ज्वारी रिवर वहाँ पे बहती है तो उसके नीम पर ये जगह पड़ी है। विच फॉर्म्स द कंट्रीज बॉर्डर विद पेरू। तो यहाँ से कंट्री का बॉर्डर बनता है पेरू के साथ। तो पेरू जो है वो बॉर्डर लगाता है ब्राज़ील के साथ। तो ये रीजन सिग्निफिकेंट क्यों है? तो अगर हम देखें, द रीजन वेयर 2 went missing is spread over 85,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा ये एरिया है। एंड अकॉर्डिंग टू द ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट इट इज़ होम टू द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइसोलेटेड ग्रुप्स। तो अमेज़न जंगल के जो रहने वाले आदिवासी हैं, जो आइसोलेटेड ग्रुप्स हैं अमेज़न के, वो यहाँ पे रहते हैं इस जगह पे, और वो पूरी दुनिया से अलग थलग होकर रहते हैं। द एरिया इज़ होम टू 14 डिफरेंट इंडिजिनस ट्राइब्स विद नियरली 6,000 इनहेबिटेंट्स। तो 6,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। 14 डिफरेंट इंडिजिनस ट्राइब्स हैं जिनका बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी संपर्क नहीं है। दीज ट्राइब्स आर नोन टू रिजेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो आउटसाइड वर्ल्ड से उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू फोर्सिबली एंटर। देखिए ये हमेशा से होता है, भारत के अंदर भी ऐसा होता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स की भारत में अगर हम देखें तो कई सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कि नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड पर रहने वाले जो सेंटिनलीज लोग हैं, उनका बाहर की दुनिया से उनको नहीं पता कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं जो आज़ाद है, कभी गुलाम हुआ करता था। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ नेचर के साथ, प्रकृति के साथ वहाँ पे एक समन्वय बना के रहते हैं। लाइक वाइज ब्राज़ील के
अमेज़न जंगल के अंदर भी वहाँ पे ही कुछ ऐसी ही ट्राइब्स रहती हैं जिनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है. While the communities living in the Vale do Zavari have been granted exclusive territorial rights in Brazil's 1988 constitution और फिर 2001 का जो डिमार्केशन हुआ, the area has been witnessing increasing illegal gold prospecting and poaching. अब देखिए क्या हो रहा है कि कहने को तो ये जो वेल डो ज्वारी वाला रीजन है, यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, इनको एक हक मिला हुआ है कि आप आराम से वहाँ पे रह सकते हैं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा. लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है कि आजकल इलीगल गोल्ड प्रोस्पेक्टिंग हो रही है कि वहाँ पे सोचा जा रहा है कि वहाँ पे गोल्ड मिल जाएगा, तो उसके लिए वहाँ पे माइनिंग की जा रही है इन सब चीज़ों से, और पोचिंग की जा रही है यानी जानवरों को मारा जा रहा है. तो इन सब चीज़ों से वो रीजन जो है खतरे में पड़ रहा है. वेल डो ज्वारी ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल कोकीन ट्रैफिंग रूट. देखिए यहाँ पे एक कोकीन ट्रैफिंग रूट भी बन गया है ये, कि यहाँ से जो इलीगल वे में जो कोकेन है उसकी ट्रैफिकिंग भी होती है, विद गोल्ड बीइंग एक्सचेंज्ड फॉर ड्रग्स एंड आर्म्स, कॉन्सिक्वेंटली मेकिंग इट अ हॉटस्पॉट फॉर वायलेंट क्राइम्स. नेक्स्ट आता है कोल यूज टू बी बैंड इन एनसीआर. तो देखिए एनसीआर में कहा जा रहा है 1 जनवरी 2023 से कि कोयले के इस्तेमाल को बैन कर दिया जाएगा. एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, लेकिन ये भी देखना होगा कि स्टेप तो अच्छा है लेकिन इसके साथ हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं या नहीं. द यूज़ ऑफ कोल एज अ फ्यूल विल बी बैंड अक्रॉस द एनसीआर फ्रॉम जनवरी 1, 2023. ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का कहना है. Once the ban is in force, coal can no longer be used for industrial or domestic purposes, but thermal power plants will be exempted from the ban. देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो लगातार कोयले का इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन जो दूसरी और इंडस्ट्रीज़ हैं वो कोयले का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी. फ्रॉम अक्टूबर 1 to 2022 ऑनवर्ड्स अ बैन ऑन कोल यूज़ विल बी एप्लीकेबल इन एरियाज़ जहाँ पे पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है, यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस जहाँ पे आ चुकी है 1 अक्टूबर से वहाँ पे बैन कर दिया जाएगा और 1 जनवरी से पूरे दिल्ली एनसीआर में कर दिया जाएगा. देखिए दिल्ली की बात नहीं करी जा रही है, दिल्ली एनसीआर की बात की जा रही है. तो कोल को क्यों बैन किया जा रहा है? तो सबको पता है कि कोल को इसलिए बैन किया जा रहा है क्योंकि इससे पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. तो कोल डोमिनेट्स इंडस्ट्रियल फ्यूल्स इन द एनसीआर एंड इंडस्ट्रीज इन द रीजन कंज्यूम अराउंड 1.7 मिलियन टन्स ऑफ कोल एनुअली. तो कोल जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है फ्यूल के रूप में, तो ईंधन के रूप में, क्योंकि एनसीआर में मौजूदा जितनी भी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ हैं वो 1.7 मिलियन टन कोयला जो है जला देती हैं साल भर में, विद अबाउट 1.4 मिलियन टन कंज्यूम्स इन 6 मेजर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एनसीआर. तो 1.4 मिलियन टन तो जो एनसीआर के 6 मेजर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट हैं वहीं जल जाते हैं. द मूव इज़ मेंट टू फेज आउट द यूज़ ऑफ कोल एज अ फ्यूल टू डील विद कंसर्न्स ऑफ एयर पोल्यूशन. सिंपल सी बात है, एयर पोल्यूशन के कंसर्न को मद्देनज़र रखते हुए ये स्टेप लिया जा रहा है एनसीआर के अंदर. नेक्स्ट आता है डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन 17 जून. तो 17 जून को एक डेजर्टिफिकेशन डे बनाया गया. इस दिन को कॉमेमोरेट किया गया. मिनिस्ट्री ने हर साल कॉमेमोरेट करती है विद एन एम टू जनरेट लार्ज स्केल अवेयरनेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द लार्ज स्केल अंडरस्टैंडिंग फॉर द की रोल ऑफ लैंड इन ऑल एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक कंसर्न्स. द यूनियन मिनिस्टर रिलीज्ड फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप्स काउंसिल्स फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप स्टैंडर्ड फॉर इंडिया. तो यूनियन मिनिस्टर ने एक फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप स्टैंडर्ड लॉन्च किया है भारत के लिए. दिस इंडिया स्पेसिफिक वॉलंटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड विल गिव इम्पिटस टू थर्ड पार्टी ऑडिटिंग. तो थर्ड पार्टी ऑडिटिंग के लिए कि जो फॉरेस्ट ऑनर्स हैं यानी कि जो जंगल लगाए गए हैं वो सही से बन रहे हैं नहीं बन रहे, तो उन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा. फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड प्रमोट फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी. तो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो गया है ये देखने के लिए कि क्या हम जो डेजर्टिफिकेशन है, डेजर्टिफिकेशन का मतलब है कि जो रेगिस्तान का कल्चर बढ़ता जा रहा है, यानी कि रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है और पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि ज़मीन रेगिस्तान में बदल रही है, तो उससे हमें बचना होगा. FSC फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन विल सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत गोल्स एंड कंट्रीज एफर्ट्स टूवर्ड्स मीटिंग आर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स CBD, UNCCD, UNFCCC और बॉन्ड चैलेंज. तो इंडिया ने 14th सेशन होल्ड किया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का UNCCD का सितंबर 2019 में गांधीनगर में, एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट ऑन ड्रॉट इन COP15. तो आपको बताना है कि COP14 के बाद अब COP15 कहाँ होने जा रहा है, या मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे. दूरदर्शन जो है वो एक अरेंजमेंट कर रहा है जिसमें कि गार्जन रिंग होगा योगा के लिए, यानी कि गार्जन रिंग फॉर योगा बनाया गया था 21 जून 2022 को. तो एक यूनिक और एक इनोवेटिव प्रोग्राम है द गार्जन रिंग, उसको एनविसाज किया गया था ईयर्स इंटरनेशनल योगा डे 2022 के लिए. द गार्जन रिंग प्रोग्राम सेलिब्रेट्स द मूवमेंट ऑफ द सन अंडरलाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वन सन वन अर्थ. तो एक वन सन वन अर्थ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया ईस्ट से लेके वेस्ट तक, यानी कि क्योंकि सूरज ईस्ट से निकलता है
पीपल जो होंगे सभी देशों में वुड वेलकम द सन विद योगा, तो योगा से सेलिब्रेशन करेंगे या वेलकम करेंगे सन का, सेलिब्रेटिंग द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ सूर्य नमस्कार और सन सैल्यूटेशन। दिस ईयर्स थीम ऑफ योगा, तो जो साल की थीम है योगा की 21 जून की, वो थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑपरेशन संकल्प को 3 साल हो गए हैं, जो कि इंडियन नेवीज मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन चला रही है इंडियन ओशन के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे देखा जा रहा था कि वहाँ पे पायरेसी हो रही है या उन पे अटैक्स हो रहा है इंडियन नेवल शिप्स पे। तो जो इंडिया के जो शिप्स हैं, यानी कि जो इंडियन फ्लैग्ड शिप्स हैं, यानी कि जिन जहाज़ों पे भारत का झंडा लगा रहता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। तो इंडियन नेवीज स्टेल्थ फ्रिगेट INS तलवार इज प्रेजेंटली डिप्लॉयड फॉर ऑपरेशन संकल्प, कॉमेमोरेटिंग द 3rd कंटिन्यूअस ईयर ऑफ इंडियाज़ नेवी प्रेजेंस इन द गल्फ। तो गल्फ में इंडिया की नेवी की प्रेजेंस है वहाँ पे, जिससे कि भारत के जो मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडियन नेवीज स्टेल्थ फ्रिगेट INS तलवार इज प्रेजेंटली डिप्लॉयड फॉर ऑपरेशन संकल्प in the milieu of the deteriorating security situation in the Gulf region post attacks on merchant ships in the Gulf of Oman जून 2019। तो जून 2019 में गल्फ ऑफ ओमान पे जब अटैक होने लगे क्या नाम है भारतीय शिप्स पे, तो उसके बाद इंडियन नेवी ने एक इनिशिएटिव लिया, एक ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत वहाँ पे कोड नेम रखा गया उसका ऑपरेशन संकल्प। 19 जून 2019 से चलाया गया था उसको, टू इंश्योर सेफ पैसेज ऑफ इंडियन फ्लैग वेसल, यानी कि जिन जहाज़ों पर भारत का झंडा लगा रहता है उनको सेफली पास किया जा सके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किस किस को कनेक्ट करती है, या मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ये रेड सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करती है इंडियन ओशन से, या पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करती है अरेबियन सी से, या मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ ICT, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है स्कूल एजुकेशन में, उसकी वजह से भारत की स्कूल व्यवस्था को या स्कूल एजुकेशन को यूनेस्को का रिकग्निशन मिला है, जो कि अपना में एक बहुत बड़ी बात है। तो जो NCERT है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, उसको यूनेस्को का किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा एक प्राइज़ है, वो 2021 का वो प्राइज़ मिला है। यूज़ ऑफ ICT अंडर अ कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव कॉल्ड PM ई-विद्या, तो जो PM ई-विद्या स्कीम है भारत की, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत, उसको कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो हमने पढ़ाई निरंतर जारी रखी, अगर हमारे फिजिकल स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, लेकिन बच्चों के लिए स्कूल्स के लिए सरकार ने कुछ चैनल्स बनाए और टेली कम्युनिकेशन के थ्रू उसको पढ़ाई को जारी रखा, तो उसके वजह से भारत को ये अवार्ड मिला है। PM ई-विद्या हैज़ बिन इनिशिएटेड एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 17 मई 2020 को स्टार्ट किया था, क्योंकि 22 मार्च को हम देख सकते हैं कि 22 मार्च को पहला लॉकडाउन लगा था 2020 में, 24 मार्च से फिर बड़ा लॉकडाउन लगा था, तो 17 मई को इसको लॉन्च किया गया था PM ई-विद्या को, जिसने यूनिफाई कर दिया सभी एफर्ट्स को, चाहे वो डिजिटल हो, ऑनलाइन हो या ऑन एयर एजुकेशन हो, टू एनेबल मल्टी मोड एक्सेस फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन, की अलग अलग मोड से, मल्टी मोड से हम एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मिनिमाइज लर्निंग लॉसेस, की जिससे कि जो लर्निंग है, यानी कि जो बच्चों की उस टाइम पढ़ाई चल रही थी उसमें कम से कम नुकसान हो, उसके लिए ये सब चीज़ें करी जा रही थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है NCERT की, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, उसको अवार्ड किया गया है यूनेस्को का किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज़। तो ये जो है 2030 का जो एजेंडा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत जो एजेंडा आता है गोल 4 एजुकेशन पे, उसके तहत है ये। इसको जो अवार्ड है ये 2005 में इस्टेब्लिश करवाया गया था किंगडम ऑफ बहरीन के रूप में, तो बहरीन ने इसको सपोर्ट किया था, तब ये जाके ये अवार्ड जो है सेटअप हो पाया। द प्राइज़ रिवॉर्ड्स इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये प्राइज़ जो है ये रिवॉर्ड करता है इंडिविजुअल्स को, किसी पर्सन को भी कर सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी कर सकता है, दैट आर इम्प्लीमेंटिंग आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स एंड प्रमोटिंग द क्रिएटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज टू एनहेंस लर्निंग। नेक्स्ट आता है 20 रेड पांडास टू मेक अ होम इन द फॉरेस्ट। तो देखिए 20 रेड पांडास को जो है जंगलों में छोड़ने की बात करी जा रही है। तो इन अ फर्स्ट रीवाइल्डिंग प्रोग्राम की दोबारा से जंगल कृत किया जा रहा है, यानी कि पुनर्जीवन दिया जा रहा है जंगल के अंदर। तो जो एनिमल्स हैं दार्जिलिंग जू के, उनको सिंगलीला नेशनल पार्क में छोड़ा जाना चाहिए। तो अब सिंगलीला नेशनल पार्क जो कि हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है वेस्ट बंगाल का, उसको अब नए डंजियंस मिल जाएंगे, यानी कि नए रेड पांडास मिल जाएंगे। तो रेड पांडास को अभी तक जू में रखा जा रहा था, अब उनको जू से नेशनल पार्क के अंदर छोड़ा जाएगा, जिससे कि उनको एक नेचुरल हैबिटेट मिल सके। द जू इन द पिक्चर्सक्यू दार्जिलिंग हिल्स हैज़ स्टार्टेड एन एम्बिशियस प्रोग्राम टू ऑगमेंट द वाइल्ड रेड पांडा पॉपुलेशन इन द फर्स्ट रीवाइल्डिंग प्रोग्राम ऑफ रेड पांडा इन इंडिया। तो रेड पांडा जो है वो एल्यूरस फुल्गेंस है, इनका जो साइंटिफिक नेम है भारत में,
उसको पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क से, जो कि एक जू है, उसको 20 को छोड़ा जाएगा ऑफ दीज फरी एंडेंजर्ड मैमल्स इन अबाउट 5 years टू द फॉरेस्ट। तो 5 साल के लिए, 5 साल में धीरे धीरे इनको छोड़ा जाएगा। द नंबर ऑफ रेड पांडाज हैज़ बीन डिक्लाइनिंग इन द वाइल्ड। देखिए वाइल्ड में इनके नंबर्स घट रहे थे। इवन इन द सिंगलीला एंड न्योरा वैली नेशनल पार्क्स द 2 प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर द मैमल इज फाउंड इन द वाइल्ड। तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो न्योरा वैली नेशनल पार्क है और सिंगलीला नेशनल पार्क है, यहीं पे ये नेचुरली मिला करते थे, लेकिन यहाँ पर रेड पांडा की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से घटती जा रही थी। तो रीसेंट स्टडीज़ ये एस्टिमेट करती हैं कि देयर आर 38 ऑफ देम इन सिंगलीला एंड 32 इन न्योरा। तो न्योरा नेशनल पार्क में 32 हैं न्योरा वैली में, और सिंगलीला में 38 हैं। इनको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कैटेगराइज किया गया है IUCN लिस्ट में। रेड पांडाज आर शाई, सॉलिटरी एंड आर्बोरियल एनिमल्स एंड कंसिडर्ड एन इंडिकेटर स्पीशीज़ फॉर इकोलॉजिकल चेंज। तो इकोलॉजिकल चेंज की एक इंडिकेटर स्पीशीज़ हैं। अगर वहाँ की इकोलॉजी में कुछ भी चेंज आता है तो इन एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है और ये एकदम से उसके साइंस शो करने शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स की न्यूज़ आती है। तो PM ने लॉन्च करा है हिस्टोरिक टॉर्च रिले फॉर 44th चेस ओलंपियाड ऑन 19 जून एट न्यू दिल्ली। तो 19 जून को किया था 44th चेस ओलंपियाड के लिए एक हिस्टोरिक टॉर्च रिले। तो इंडिया जो है होस्ट करने जा रहा है इस बार चेस ओलंपियाड, जो कि पहली बार भारत इसको होस्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओलंपिक स्टाइल टॉर्च रिले, जैसे ओलंपिक में टॉर्च जलती है, एक लाइट मशाल जलाई जाती है, उस तरह से मशाल को जो है चेस के लिए जलाया जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है। ऑल फ्यूचर टॉर्च रिले ऑफ चेस ओलंपियाड टू स्टार्ट फ्रॉम इंडिया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आगे आने वाले फ्यूचर में जितनी भी टॉर्च रिले हुआ करेंगी चेस ओलंपियाड की, हमेशा वो भारत से ही स्टार्ट होगी। ये अपना में भारत के लिए बहुत सम्मान वाली बात है। 44th चेस ओलंपियाड जो होगा वो चेन्नई में होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच में होगा। जो प्रेस्टिजियस कंपटीशन है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 1927 से। इज़ बीइंग होस्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। 1927 से होने के बावजूद भारत में ये पहली बार हो रहा है और एशिया में 30 सालों के बाद हो रहा है। With 189 countries participating, this will be the largest participation in any chess Olympiad। तो 189 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगी। प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स देखें तो एक रेन इवेंट जिसको क्लाउड बस्ट कहा जाता है, किसी इवेंट को अगर बहुत बारिश हो रही हो तो हम कब कहेंगे कि बादल फट गया है या क्लाउड बस्ट हुआ है? जब 1 घंटे के अंदर 100 mm बारिश हो जाए, यानी कि 1 घंटे के अंदर अगर 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे क्लाउड बस्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे हुई है। सहरिया ट्राइब जो है ये एक PVTG है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। और दिल्ली पुलिस ने एक विमेन सेफ्टी इनिशिएटिव चला रखा है, इसका नाम है सशक्ति। तो ये एक ईयरली सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है विमेन के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो सालाना दिया जाता है उनको, जिससे कि उनको सेल्फ डिफेंस के अंदर प्रपक्त बनाया जा सके, यानी कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकें। तो दैट्स ऑल। तो ये है 11 जुलाई की करंट अफेयर्स गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आई होप कि आपने सब कुछ समझ लिया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। इनकेस आपको कोई डाउट होता है, कोई सेशन होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।